अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस व्लॉग के अंदर दो बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा और उन खबरों का मुकम्मल तफसीलात आपको बताऊंगा। सबसे पहली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 6 जजेस के लिखे गए खत पर अजखुद नोटिस केस का हुक्मनामा जारी हो गया है। इस हुक्मनामे के हवाले से रिपोर्ट्स तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन इस हुक्मनामे के जो तमाम हकायक हैं वो कुछ लोग आपको नहीं बता रहे और बिला वजह उन हकायक को छुपा कर अदलिया से, चीफ जस्टिस काजी साहब से मुतनफ़र करने की कोशिश की जा रही है। वो हकायक क्या हैं, इसकी तफसीलात क्या हैं और जस्टिस अतर मिल्ला का जो नोट है उसके पीछे जो मेरे मुताबिक सोच क्या है, ये तीन चीज़ें आपके साथ उस हुक्मनामे के हवाले से शेयर करूंगा। और नाज़रीन, उसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इमरान खान के इद्दत निकाह केस में पेश होने वाले राना हसन, प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास को तब्दील कर दिया गया। उसको तब्दीली की वजूहात क्या है, वो वजूहात भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इससे पहले कि मैं अपने वीलॉग का बाकायदा आगाज़ करूं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस फौरी तौर पर आप तक पहुंच सकें। जी तो नाज़रीन, बाकायदा वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहली सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से लिखे गए खत पर लिया गया असूल नोटिस केस का पहला तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस हुक्मनामा मजमूई तौर पर ये 16 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा है, जिनमें से 6 सफ़ात जो है वो मरकजी अदालती हुक्म है जो कि अक्सरियत की बुनियाद पर जारी किया गया, जबकि जस्टिस यहया आफरीदी का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक नोट है और इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिल्ला ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल एक नोट लिखा है। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जस्टिस अतर मिल्ला ने अपने नोट के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जस्टिस यहया आफरीदी ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक नोट तहरीर किया है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या कोई भी हाई कोर्ट, आइन के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मातहत नहीं है। इसलिए जहाँ तक ये मामला चल रहा है कि जनाब उन्हें कोई हदायत जारी कर दी जाए, कोई उनके हवाले से इंस्ट्रक्शन जारी कर दी जाए, तो ये उनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी के अंदर मुदाखलत के मुतरादिफ होगा। बज़ाहिर ये मौक़िफ़ दुरुस्त लगता है, लेकिन जस्टिस यहया आफरीदी ने दूसरी तरफ ये भी कहा है कि ये ख़त जो है ये इंस्ट्रक्शन सीक करने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही इस मामले के अंदर इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए और गाइडेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ जस्टिस अतर मिल्ला की जानिब से एक इंतहाई अहम नोट लिखा गया है। उस नोट को जो कि नाकदीन हमारे मुआशरे के हैं, तजिया निगार, उनकी जानिब से बहुत अहमियत दी जा रही है। इसलिए मैं इस नोट के ऊपर सबसे ज़्यादा बात करूँगा। देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो मरकजी हुक्मनामा है, उस हुक्मनामे के अंदर सबसे पहले ये कहा गया है, कोई 12 पैरे जो हैं वो इस मामले के पस मंज़र के हवाले से लिखे गए हैं और उस पस मंज़र के हवाले से मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा कि पैरे के अंदर कहा गया है कि जनाब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये ख़त मिला, चीफ जस्टिस ने सीनियर प्यून जज जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मिलकर सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस से मुलाकात की, फिर अगले दिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, उनके लोगों से मुलाकात की। फिर उसके बाद साथ ही फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास के अंदर ये मामला हुआ कि इसको एग्जीक्यूटिव के सामने उठाना चाहिए और एग्जीक्यूटिव के साथ मुलाकात के अंदर कमीशन बनाने की तजवीज़ आई और कमीशन के मामले के ऊपर इत्तेफाक कर लिया गया। फिर कमीशन के मामले के ऊपर के हवाले से दोबारा फुल कोर्ट को एतमाद में लिया गया और फिर उसके बाद कमीशन बना, हुकूमत की जानिब से कमीशन बना दिया गया जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी। फिर ये भी बताया गया कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने इस मामले के ये भी बताया कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से मुलाकात करके लाहौर में उनके घर पर सबसे पहले उनसे इस मामले के ऊपर राय मांगी। उन्होंने इसकी इजाज़त दी कि वो कमीशन बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब उनके ऊपर तनकीद की गई तो उसके बाद उन्होंने कमीशन में शामिल होने से इनकार कर दिया। फिर हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, दोनों की जानिब से ये इजहार किया गया कि अदलिया की आज़ादी के लिए दोनों इदारे जो हैं वो किसी किस्म के कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। तो इस मामले में नाज़रीन
अब फिर यहाँ एक सबसे इंतहाई अहम चीज़, आइन का आर्टिकल 248 कहता है कि वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर कानून को इस्तिस्ना हासिल होगी मुकदमात के हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नहीं बुलाया जा सकता। अगर बुलाया भी जा सकता है तो चंद एक सेक्रेटरीज को, वफाकी हुकूमत के सेक्रेटरीज को बुलाकर उनसे राय ज़रूर ली जा सकती थी। अब जस्टिस अतर मनीला अपने नोट के अंदर ये जो मैंने तमाम वाक़यात लिखे हैं वो कहते हैं कि मैं इन पैरों से इत्तफाक नहीं करता। ठीक है जनाब, आप इत्तफाक नहीं करते, आप जज हैं, आज़ाद जज हैं, तो आपको राय देने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है, लेकिन फिर आपको बताना भी तो चाहिए था ना कि होना क्या चाहिए था। फिर आगे जस्टिस अतर मनीला अपने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट के अंदर कहते हैं कि जिम्मेदारों का तयन जो है और नहीं सॉरी आपने मजीद नोट के अंदर वो कहते हैं एग्जेक्टिव से तहकीकात करवाने या ना करवाने के हवाले से भी इसका तयन फुल कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी इसका तयन नहीं कर सकती। फिर साथ उनकी जानिब से ये भी कह दिया गया कि जब फुल कोर्ट तश्कील होने जा रही है तो ये तमाम मामला उसके सामने रखने चाहिए। अब नाज़रीन बात ये है कि 7 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच है जिसे फुल कोर्ट का नाम दिया गया। जस्टिस याया आफरीदी इस बेंच से रिक्यूज कर गए। अब पीछे रह गए 6 जजेस पर मुश्तमिल बेंच और 5 जज साहिबान वो हैं जो कि इस बेंच में शामिल नहीं है। जस्टिस अतर मनीला ने अपनी राय ओपिनियन दे दी। 5 जज साहिबान ने अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर इस जो हुक्मनामा था इससे इत्तफाक किया और जबकि 5 जज साहिबान जो है वो भी इस बेंच में शामिल नहीं है। एक लम्हे के लिए सोच लेते हैं कि वो 5 जज साहिबान बेंच में शामिल हो भी जाते हैं। वैसे तो मुमकिन तौर पर बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो उन जज साहिबान में जो जजेस शामिल हैं वो भी इस फैसले से इत्तफाक करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जब फुल कोर्ट इजलास हुआ था तो चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया उस एलामिया के मुताबिक जो भी फैसले किए गए फुल कोर्ट के अक्सरियत की बुनियाद पर किए गए थे। तो जस्टिस अतर मनीला को यूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्मनामे को इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए था। हाँ, जस्टिस अतर मनीला को या तो अपनी राय दे देते कि भाई इसमें क्या कर देना चाहिए था, सिर्फ उनकी जानिब से एतराज़ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो 6 जजेस का ख़त है वो दुरुस्त है, उसके हक़ाइक़ से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इदारे का यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रिस्पॉन्स मुनासिब नहीं था। फिर उनकी जानिब से ये भी कह दिया गया कि उन जजेस के अदलिया के अमूर के अंदर मुदाखलत करने के हवाले से जो चीज़ें हैं वो ढकी छुपी नहीं हैं। असगर खान केस का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। फिर उनकी जानिब से ये भी कह दिया गया कि 6 जजेस जो ख़त लिखा है जिन्होंने हाई कोर्ट के जज साहिबान, उनकी नीयत के ऊपर शक करने की कोई वजह भी नहीं है। मुतलका फोरम के ऊपर उन जजेस ने मामला उठाया, यानी चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल के सामने भी उन्होंने उस वक्त मामला उठाया था। फिर अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने भी उन्होंने ये मामला उठा दिया। अब उसके ऊपर उन दोनों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की तो इसके जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ साहब को तो नहीं ठहराया जा सकता। फिर ये भी कहा गया कि जनाब उन्हें मुनासिब रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। कमीशन बनाने से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी या नहीं होगी इसका तयन सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट करेगा। अब नाज़रीन एक मामला जो है अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल हुक्म बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ओरिजिनली हुक्म क्या दिया है और इस हुक्म के अंदर जो लोग कुछ मुनाफकत कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तमाम तफसीलात आपको नहीं बता रहे, वो तफसीलात भी मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म के अंदर ऊपर तो सारा बैकग्राउंड पेश कर दिया उन्होंने 12 पैरों के अंदर, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का पैरा 5 और 6 है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया कि जनाब हमने इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। फिर इस हुक्मनामे के अंदर उन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल वकला की सबसे बड़ी तंजीम है, सुप्रीम कोर्ट बार जो कि सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका वकला की तंजीम है, फिर उन्होंने इसी में हुकूमत से तजावीज़ तलब की है। अब नाज़रीन मुनाफकत क्या हो रही है? मुनाफकत ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्म के अंदर मैं आपको इसकी एक स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैं जो ऑर्डर आपसे बात कर रहा हूँ ऑर्डर क्या है। उसके अंदर तमाम हाई कोर्ट्स को भी उनसे भी तजावीज़ तलब की गई हैं कि भाई आप भी हमें तजावीज़ बता दें कि अगर अदलिया के अंदर मुदाखलत हो तो उनका तदारुक किस तरह किया जा सकता है, और अगर अदलिया इन मामलात में ये जो जजेस का ख़त है इसके ऊपर ज़िम्मेदारों का तयन किस तरह किया जा सकता है, और फिर तीसरी तजावीज़ के आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात की रोकथाम किस तरह की जा सकती है। यानी ये 3 तजावीज़ के ये जो वाक़या हो गया इसमें ज़िम्मेदारों का तयन किस तरह किया जा
साथ यानी नाजरीन इसमें ये जो कहा जा रहा है कि अदलिया के अंदर ये जो वाकया हो गया, इसका तदारुक किस तरह किया जा सकता है, मुस्तकबिल के लिए लाहेअमल क्या होना चाहिए और रिस्पांस किस तरह जो है वो मुरतब किया जाए कि क्या रिस्पांस होना चाहिए था। तो अब ये 3 तजावीज़ के ऊपर अगर किसी को एतराज़ है तो वो एतराज़ बता दे कि क्या होना चाहिए था। अगर वो जो लोगों की ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस साहब नेक्स्ट डे कोर्ट बुलाते और जनाब फौरी तौर पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को सैक कर दें, DGISI को जेल भेज दें, तो ये ख्वाहिशात जो है ये उनकी ख्वाहिशात ही रहेंगी, लेकिन अदालतों ने कानून के मुताबिक चलना है। अदालतें ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल सकती। अब ये कितनी बड़ी मुनाफकत की जा रही है लोगों की जानिब से कि हाई कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने इन्वॉल्व कर लिया, तमाम हाई कोर्ट्स तजावीज़ दे दें, वफाकी हुकूमत भी तजावीज़ दे दे। भाई अगर वफाकी हुकूमत की तजावीज़ से आपको इत्तेफाक नहीं होगा तो आप मुस्तरद कर सकते हैं, आप उनके ऊपर तनकीद कर सकते हैं कि वफाकी हुकूमत ने ये तजावीज़ जो है ये तजवीज़ दुरुस्त नहीं दी। फिर पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार से, मेरा ख्याल से सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को उन लोगों से जो नाकदीन है, जो ये तजिया कर रहे हैं, जो ये तनकीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान नहीं कर रही, उनसे भी तरह राय ले लेनी चाहिए। अब मामला रह गया जस्टिस अतर मनीला का, तो जस्टिस अतर मनीला तो बेंच में शामिल है। तो 25 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट तजावीज़ मांग रही है तो सबसे पहले तो उनको ये तजावीज़ देनी चाहिए थी कि भाईजान ये सुप्रीम कोर्ट को ये स्टेप्स उठाने चाहिए थे, सुप्रीम कोर्ट को ये स्टेप्स ये नहीं, जो जिस तरह केस चलाया जा रहा है इस तरह नहीं चलाना चाहिए था। वो 4, 5, 6, 7 स्टेप्स लिख देते ताकि लोगों को, मुझे भी पता चल जाता, बाकी लोगों को भी पता चल जाता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, फिर हम उन स्टेप्स के ऊपर बात करते। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तनकीद की, कोई तजवीज़ नहीं किया जस्टिस अतर मनीला ने। अब जस्टिस याहिया अफरीदी का जो नोट है उसमें मैं किसी हद तक इत्तेफाक जरूर करता हूं, लेकिन अब बात उससे आगे चली गई है। मसलन उनका कहना है कि हाई कोर्ट के मामला में हम मुदाखलत नहीं कर सकते, ये बात दुरुस्त है, लेकिन अब बात उससे आगे चली गई ना। जब बात आगे चली जाए तो आप फिर पीछे वाली बात को पकड़कर नहीं बैठ सकते कि भाई सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने बेंच से रिक्यूज कर लिया, उन्होंने और पंजाबी में कहते हैं ना सस्ते में अपनी जान छुड़वा ली उन्होंने। लेकिन अब देखते हैं कि अगर आइंदा समाज जो कि 30 अप्रैल को होने जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट में उस समाज के ऊपर क्या होता है। उससे पहले 25 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ तलब की हैं और इसी मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार को फरीक बनाते हुए उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। तमाम रजिस्ट्रार हाई कोर्ट्स को नोटिस जारी कर दिए हैं, वफाकी हुकूमत को अटॉर्नी जनरल के जरिए नोटिस जारी कर दिया है और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत का, क्योंकि मामला आइन की इंटरप्रिटेशन का भी हो सकता है, इसलिए अटॉर्नी जनरल को भी इस हवाले से भी नोटिस अलग जारी कर दिया गया है। अब इस केस की मजीद समाअत 30 अप्रैल को होगी, देखते हैं क्या होता है उस समाअत के अंदर। जो भी पेशरफ्त होगी वो भी आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। अब नाज़रीन दूसरा मामला जिसके ऊपर कल से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, वो मामला है असिस्टेंट डिप्टी प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास की तब्दीली का। अच्छा, इन साहब को मैं ज़्यादा जानता नहीं था, सीधी बात है, लेकिन कुदरती बात है हफ्ते के रोज़ कह रहा हूँ 29वें रोज़े के रोज़ हमारे जो हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब, उनकी छुट्टी थी, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट की बजाय मेरी ड्यूटी लगा दी गई जनाब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर। वहाँ पर इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत के निगाह के हवाले से मुकदमे की समाअत थी। अब उस मुकदमे की समाअत में जो कुछ हुआ मैंने सोशल मीडिया पर लिख दिया। जस्टिस वकील सलमान अकरम राजा साहब जो थे उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत दबाव डाला मेरे नज़दीक, तो क्योंकि मैंने हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर कभी ऐसा नहीं देखा कि जजेस इस तरह से जजेस से बात करते हों मुकला, या उनको बार बार उनको जो है वो ऐसे अल्फाज बोले जाएं ताकि उनको उकसाया जाए किसी काम के लिए। और सलमान अकरम राजा बार बार ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे कि जनाब मैं तो अगर आज अदालत फैसला नहीं करती तो मैं तो दूसरे वकील के घर जाके हार पहनाऊंगा कि उनकी चाल कामयाब हो गई। आप बहुत बड़ी अदालत हैं, बार बार कह रहे थे आप बहुत बड़ी अदालत हैं, आपको हुक्म देना चाहिए। अब लेकिन जज साहब ने, ज़ाहिर बात है अगर दूसरा फरीक का वकील मौजूद नहीं होगा तो जज साहब ने 1 रोज़ या 2 रोज़ उसको वार्निंग देनी होती है। ये हर मुकदमे में होता है, ये कोई इमरान खान के मुकदमे में के लिए कोई ख़ास कानून नहीं बनाया गया। हाँ, आप इस रवायत के ऊपर आप तनकीद ज़रूर कर सकते हैं। अब नाज़रीन राना हसन अब्बास साहब ने जब इससे सबसे पहले तो उस रोज़ मुकदमे की समाअत के अंदर इमरान खान के वकील, बुशरा बीबी के वकील ने, उस्मान गिल ने और सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। अब उसके बाद ये राना हसन साहब को मैं जानता नहीं था, इन्होंने जब दलाइल का आगाज़ किया तो 3, 4, 5 मिनट
मुझे इनका दलाइल सुन के जो था वो ऐसा लगने लगा जैसे ये इमरान खान या बुशरा बीबी के वकील हैं। मैंने सबसे पहले एक साथ बैठे एक जूनियर दोस्त साथी से पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा जी डिप्टी प्रोसिक्यूटर है डिस्ट्रिक्ट के। तो मैंने फिर थोड़ी देर बाद दलाइल सुने, फिर मुझे यकीन ना हुआ क्योंकि वो बुनियादी तौर के ऊपर वो इमरान खान और बुशरा बीबी के मुकदमे के अंदर जो नुकात सलमान अकरम राजा या उस्मान गिल नहीं उठा सके, वो नुकात उनकी जानिब से उठाए गए। भई आप ठीक है, आप कानूनी तौर के ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन फैक्चुअल बातों के ऊपर और फिर दूसरी बातों के ऊपर आपको आप अगर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं, तो आपने प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करना होता है। नॉर्मली हमने तो यही देखा है, ठीक है, अदालतें कहती हैं कि जनाब वुकला को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने क्लाइंट को सपोर्ट नहीं करना होता, बुनियादी काम उनका अदालतों का मुआवनत होती है ताकि अदालतें दुरुस्त फैसले कर सकें। लेकिन राना हसन अब्बास साहब जिस तरह के आर्गूमेंट्स कर रहे थे और फिर एंड के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात जो है मुख्तलिफ चीज़ें बताने के बाद उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत के निकाह के हवाले से जो ट्रायल में खामियां रह गई हैं, जो कमियां कोताहियां हैं, वो पेश वो जो है उनकी बुनियाद के ऊपर ये ट्रायल कोर्ट का फैसला सस्टेन नहीं कर सकता, इसको ख़त्म होना चाहिए। यानी अब मुझे तो बताया गया था कि ये ज़मानत का मुकदमा था, लेकिन सलमान अकरम राजा, उस्मान गिल, बुशरा बीबी के वकील और साथ में ये प्रोसिक्यूटर हसन अब्बास, इनकी पूरी कोशिश थी कि आज ये मुकदमा ख़त्म हो जाए। ये ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो ख़त्म हो जाए। फिर बहुत सारी इन्होंने ये ऐसी मिसालें दी जो मेरे नज़दीक प्रोसिक्यूटर को नहीं देनी चाहिए थी। मेरे लिए वो मामला हैरानकुन थे। अब वहाँ पर कोई साउंड सिस्टम नहीं था, तो इसलिए जब केस की समाअत ख़त्म हो गई 15 अप्रैल के लिए ये इद्दत निकाह केस जो था इसको 15 अप्रैल के लिए मुलतवी कर दिया गया। तो मैंने बाहर निकल के एक मरतबा फिर हसन अब्बास साहब से राना हसन अब्बास साहब से दोबारा पूछा कि सर आपने एंड में प्रेयर क्या की? तो उन्होंने कहा जी मैंने तो ये कह दिया था कि ये मुकदमा बनता नहीं है, इसको ख़त्म होना चाहिए। बहरहाल फिर उसके ऊपर मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स भी की कि मुझे लग रहा था कि वो इमरान खान के वकील हैं। तो अब एक नोटिफिकेशन जारी किया गया राना हसन अब्बास साहब के हवाले से। इस पर उनको कहा गया कि जनाब आप फौरी तौर के ऊपर आप डिस्ट्रिक्ट आप असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं, तो इनके लिए डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर की जानिब से ये लेटर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि फौरी तौर के ऊपर आपने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे बयानात दिए हैं जो कि SOPs के खिलाफ हैं, लिहाजा फौरी तौर के ऊपर आपको काम से रोका जा रहा है और आपको ये भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर से ये तमाम ये भी कहा जा रहा है कि आप सोशल मीडिया से ये तमाम मटेरियल फौरी तौर पर हटा दें, वरना आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और फिर इसके बाद मैंने इनका सोशल मीडिया अकाउंट फॉलो किया फौरी तौर पर जाकर। तो मुझे एक तो बात यह है कि कोई बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स इनके हैं नहीं, कोई 1600 के करीब इनके फॉलोअर हैं। अब वो अकाउंट सही है या गलत है, मुख्तलिफ शादियों की, मुख्तलिफ अचीवमेंट्स की जो तस्वीरें वो लगाई गई थी, मुझे तो कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन इन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया, जिस मौक़िफ़ के अंदर इन्होंने कहा कि इमरान खान के मुकदमे को ख़त्म हो जाना चाहिए, मेरे नज़दीक इनकी तब्दीली की वजह वाहिद वही है और ये मेरे लिए कोई हैरानकुन बात नहीं है। अगर कोई भी सरकारी वकील हुकूमत के मौक़िफ़ सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी सरकारी वकील हुकूमत के मौक़िफ़ के अगेंस्ट जाएगा, तो कोई भी हुकूमत उसको नहीं रखेगी, ये बात अंडरस्टूड है। तो राना हसन अब्बास साहब का यही नतीजा निकलता मुझे नज़र आ रहा था। अब कुछ लोग उसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। बहरहाल यही था आज का वीलॉग। आज के लिए इतना ही। वीलॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।